बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंज़ीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे जैसे हुकूमत अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रही है, एक महीने से कम का वक्त रह गया है मौजूदा हुकूमत की मुद्दत में, वैसे वैसे कारकर्दगी के हवाले से सवालात बहुत संजीदा होते जा रहे हैं। हुकूमत ने 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी है और आवाम के ऊपर ये जो इजाफी बोझ डाला है, इसके लिए ना तो हुकूमत आवाम को एतमाद में लेती है। एक तरफ थोड़ा सा आपने पेट्रोल कम किया, दूसरी तरफ आपने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया, तो इसका नुकसान ज़ाहिर है सियासी तौर पर मौजूदा हुकूमत को होने वाला है। और जमातों के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इस तरह के फ़ैसले महंगे पड़ सकते हैं PDM की इत्तेहादी हुकूमत को। और ये जो कारकर्दगी अब ले के जानी है हुकूमत ने आवाम के पास, इसमें क्या है ऐसा कि जो आपने प्रेजेंट करना है। फिर दूसरी तरफ हुकूमत जो आज की है वो मुसलसल एक ही कहते हैं ना मंत्रा, बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही थी कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक पूरे मुल्क में हमने इंतखाबात कराने हैं, और अब अचानक से लग रहा है जनाब कि कोई नई मरदमशुमारी नहीं हो सकती। और मरदमशुमारी जो है वो जब तक उसके नताइज आएंगे वो उसको शाये किया जाएगा, ज़ाहिर उसके ऊपर अभी एतराज़ात हैं वो दूर होंगे, हल्का बंदियों में वक्त लग सकता है। तो जो बर वक्त इलेक्शंस का सारा सिनेरियो वो खटाई में पड़ रहा है। MQM को इसके ऊपर बड़े सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और वो कह रहे हैं जी कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे, तो क्या वाकई वक्त पर इंतखाबात करा सकेगी मौजूदा हुकूमत या नहीं। और ये जो असम्बलियों की तहलील का मामला है, उसमें भी हमारे पास जो ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि 8 या 9 तारीख को असम्बलियों ने तहलील जो उसकी समरी है वो सदर साहब को भेजी जाएगी। 48 घंटे में अगर सदर साहब नहीं करते उसको दस्तखत अप्रूव नहीं करते उस समरी को, फिर वो आज ख़ुद तहलील का जो है सारा मामला वो हो जाएगा। उसमें भी हुकूमत के पास बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं। और हुकूमत 90 रोज़ क्यों चाहती है, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या 90 रोज़ की ये जो ख्वाहिश है इसका ताल्लुक़ उमर अता बंदयाल साहब से है जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है, क्योंकि मिड सितंबर में उन्होंने अपने ओहदे से जाना है, उनकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी और काजी फायज़ साहब नए चीफ़ जस्टिस बन के आ जाएंगे। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि जो मुज़ाकराती टीम बनाई है हुकूमत ने, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं निगरान सेटअप के हवाले से, और ये जो अमल है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा। बहुत सारी ख़बरें आती हैं, लेकिन क्या जो मौजूदा हुकूमत की बड़ी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान कोई इत्तफ़ाक़ हो चुका है ये नहीं, ये बुनियादी तौर पर सवाल है। क्योंकि अगर इस मौजूदा सारे सिनेरियो को देखा जाए तो बहुत सारे सवालात हैं। मरदमशुमारी का सवाल है, वक्त पर अगर असम्बली तहलील होती है जो हुकूमत का प्लान है, 90 रोज़ 60 रोज़, इफ़ एंड बट्स, खान साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, उनको सज़ा होती है नहीं होती, क्योंकि अभी तक जो केसेस 9 मई के हवाले से एक और GIT आज जो है वो बना दी गई है। तो इतनी सारी GITs की ज़रूरत क्यों है जब हुकूमत ये कहती है कि नाकाबिले तरदीद हमारे पास शवाहिद हैं खान साहब के ख़िलाफ़। फिर साइफ़र का मामला है, अब हुकूमत का पूरा ज़ोर और तवज्जो साइफ़र की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो ये तमाम इशूज़ हैं जी जिन पे हमने आज बात करनी है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा हैं JU IFA के, और हमारे साथ मौजूद है शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और राजा आमिर अब्बास साहब पाकिस्तान के रिनाउंड जाने माने माहिर कानून है, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। ये जो बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, ये बिल्कुल हुकूमत के आखिरी दिनों में इस तरह के फ़ैसले कैसे करेंगे, आपकी पूरी जो इंतखाबी मुहिम है और आपकी सियासत को कैसे मुतासर करेंगे? मुफ्ती साहब, आपकी आवाज़ हमें ठीक नहीं आ रही जी। मुफ्ती साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें। राजा साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये जो रातों रात इस तरह से फैसला हुआ और एक ही छलांग में 7.5 रुपये बढ़ा दी गई कीमत? देखिए जी, ये तो PDM हुकूमत को बहुत सी चीजें हैं कि जब आने वाले इलेक्शंस में फेस करना पड़ेगा। इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो 15-20 रुपए करीब चला जाता है, 7.5 नहीं है। और ये चीजें जो वो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं कि जी क्या IMF की शराइत है? अगर IMF की है, वो पहली जो किस्त आई है तो हमें जरा पता चले कि वो जो इससे गवर्नमेंट को मिली है
1 बिलियन के करीब, उसमें क्या एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो क्या अवाम तक पैसा जा रहा है या वो जा रहा है डेवलपमेंटल फंड्स में, या मैंने इसको, या जो सरकारी अफराद हैं पंजाब हुकूमत के या दूसरे, उनकी लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए। तो अवाम की तो फिक्र नहीं है, और इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये चीजें अल्टीमेटली अवाम ने जो वोट की तरफ जब इलेक्शंस में आना है, तो उन्होंने तो देखना है कि जी पीडीएम का जो ये 14-15 माह की हुकूमत थी, जिसमें उनका वाहिद नैरेटिव यही था कि हम महंगाई को खत्म करने के लिए आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने आए हुए हैं, वो तो जो आईने पाकिस्तान की दी हुई शिकें हैं उनको खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं, वो तो अपने मेगा करप्शन के केसेस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको एक रिजल्ट नजर आएगा कि इलेक्शंस में, एंड लेट्स वेट कि जी फ्री एंड फेयर अगर अल्लाह ताला करे इलेक्शंस हो जाएं, तो उसमें आवाम इस दफा खामोश नहीं रहेगी। इन तमाम चीजों का रिएक्शन वोट की सूरत में जरूरी तौर पे नजर आएगा। ठीक है मुफ्ती साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल आ रही है और बहुत साफ आ रही है। जी मुफ्ती साहब, सवाल आपसे दोहरा देती हूँ। ये जो कीमतें बढ़ाई हुकूमत ने, जाहिर है आप लोग इत्तेहादी हैं और ये सियासी जमातें ये कारकर्दगी लेके आप लोग जाएंगे आवाम के पास, क्योंकि आखिरी महीना है आपकी हुकूमत की मुद्दत का। 7.5 रुपये एक दिन में कीमत बढ़ा दी गई, ना आवाम को एतमाद में लिया जाता है। अगर IMF के साथ हमने कुछ मुआहिदा किया है तो आवाम को एक दफ़ा बता दें कि इतनी ज़्यादा कीमत बढ़नी है। ये छोटे छोटे करके आवाम के ऊपर इस तरह के जो बम है वो क्यों गिराते हैं आप लोग? आप देखिए, आपके पास दो ही रास्ते हैं ना, या IMF के साथ जाना है या नहीं जाना। तो हम तो उसका कर्ज मुका रहे हैं, चेयरमैन PTI का, वो IMF के पास चले गए हैं तो हमने उसी को खींचा है। तो अब तो सख्त फैसले होंगे ना, सख्त फैसले होंगे और ये तो करना पड़ेगा, उनकी शराइत माननी पड़ेगी, और तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप जाएं, जाहिर है कि हम इलेक्शन में जाएंगे और हमने फैसले अच्छे नहीं किए तो हमें उसका नुकसान तो उठाना होगा। लेकिन जब आप रियासत बचाते हो और सियासत नहीं बचाते तो आपको इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में मसनूई महंगाई को ख़त्म करके कीमतों को नीचे लाकर आवाम को वरगला कर वोट लेने से बेहतर ये है कि आवाम को सही सूरत हाल बता दी जाए और ये कह दिया जाए कि हम मसनूई तौर पर महंगाई नहीं ख़त्म कर दें। ये चीज़ें हैं, इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आवाम तो संजीदा लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि इन मजबूरी की बुनियाद पर जो फैसले होते हैं, या महंगाई बढ़ती है या चीज़ों का रेट बढ़ जाता है, वो मजबूरी की बुनियाद होता है, वो बुनियाद पे होता है, और वो रियासत को बचाने के लिए होता है, IMF की शराइत को पूरा करने के लिए होता है। उसको तो फिर कबूल करना पड़ेगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप संजीदगी से ज़ाहिर है सारे मामले को लेके चल रहे हैं और आप चेयरमैन PTI की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब आइंदा इलेक्शन में तो ज़ाहिर है आप लोगों को अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। हम चेयरमैन PTI से भी यही लोग तकाजा करते थे कि आपने वो तस्वीर नहीं दिखाई अवाम को, या आपने चीज़ें छुपाई हैं। अब आप लोगों के ऊपर भी तो यही सवाल उठेगा कि आप क्या आए थे कि हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए हैं। नो कॉन्फिडेंस की तहरीक से पहले आप लोग इसी बात पे कैंपेन कर रहे थे पूरे मुल्क में, तो हो जाएगी महंगाई ख़त्म अगले 1-2 महीने में? अल्लाह की बंदी पत्नी आपके सर सोचती है। चेयरमैन PTI तो एक किस्से पारीना है, वंस अपॉन द टाइम, एक दफा का जिक्र था, ये तो खत्म हो गया। अब अपने आपस में लड़ना है ना, अच्छा। मुकाबला करना है PTI पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का। तो क्रेडिट को भी हम साथ उठाएंगे और डिस्क्रेडिट को भी। तो ये तो बोझ है, कुछ बोझ उठाएगी हुजूर के मुताबिक नून, कुछ उठाएगी पीपल्स पार्टी, कुछ हम उठाएंगे। तो ये सवाल तो चला गया ना। अगर PTI का चेयरमैन मुकाबले में होता तो हमें ये मुश्किल होती कि भाई आपने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी। अब तो हमने तीनों ने मिलकर अगर महंगाई की है, खुदा न खास्ता आप कहती हैं, तो तीनों को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा ये इशू, ये सवाल जो है, मैं उसको तरफोर एतना नहीं समझता। ठीक हो गया। मैं शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ, उनको गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूँ। शैला रज़ा साहिबा, मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा जी जो हमारा साइज़ है उस हिसाब से हमने डिस्क्रेडिट भी बांटना है, लेकिन जाहिर है जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो नून लीग के पास है, वज़ीर आज़म नून लीग के हैं। तो क्या कल हम देखेंगे कि नून लीग के इत्तेहादी जमातें महंगाई और बुरी मुआशी परफॉर्मेंस का सारा डिस्क्रेडिट नून लीग को दे रही होंगी?
अच्छा देखिए, जब आप IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनके पास जाते हैं तो आपको उसी हिसाब से अपना बजट बनाना है, उसी तरीके से करना होता है, क्योंकि जब आपको कोई खर्च होता है तो वह आपके साथ आपको बाउंड करता है कि किस तरह से आपकी कड़ाई से उसको आपने पूरा करना है। और ये बिल्कुल ठीक है कि हम कह रहे थे कि PTI के जमाने में बहुत महंगाई है, लेकिन जैसे जैसे PTI ने शराइत से जो है वो हटना शुरू किया और पाकिस्तान को जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना शुरू किया, तो एक वक्त आया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हमारी पॉलिटिक्स एक तरफ, हम पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को पहले बचाएंगे और अपनी पॉलिटिक्स को स्टेक पे लगा कर रहे हैं। और जो महंगाई है वो सबको पता है कि इन्होंने ना ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट के मध्य में जो माहिदा हुआ था जिससे बिजली महंगी से महंगी होती जा रही थी और सब्सिडी नहीं देनी थी, इन्होंने ये माहिदा किया था लेकिन उन्होंने सब्सिडी दी। इसी तरह जो पेट्रोल पे लेवी थी उसको इन्होंने 50 रुपीज तक ले जाना था, इन्होंने वो भी नहीं किया और पेट्रोल की कीमतें सस्ती की। और जब इनको ये समझाया गया कि आप ये नहीं कर सकते, ये स्टेट का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस तरह ना सिर्फ IMF बल्कि हमारे दोस्त ममालिक भी नाराज हो जाएंगे, इन्होंने नहीं माना। और फिर ये वक्त आया कि इनके खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टी जो लेकिन शैला ये पुरानी, एक मिनट में बात पूरी कर लूं, पुरानी जरूर है लेकिन आपने पुरानी से ही बात शुरू की है कि हम आए थे ये कह के, जी बिल्कुल हम ये कह रहे थे, लेकिन हमने फिर उस मायदे को रिन्यू कराते 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 दांतों से पसीना आ गया और हमने फिर अब ये 9 महीने का एक ये हमने, आपने मेरी बात में मेरी फ्लुएंसी को तोड़ा, तो हमने ये एक मायदा हुआ है और अब उसमें हमें पुराने मायदे की शराइत पूरी करनी है, वो खमियाजा भुगतना है नए के साथ। तो हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया है उस हुकूमत के खिलाफ जिसके खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 3 साल 8 महीने कोई हमारी मार्ची पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक तजर्बा करते थे। एक तजर्बा किया था एस्टैब्लिशमेंट ने कि थर्ड ऑप्शन के तौर पर इन्हें लाए थे। जहां तक बात है अवाम की, तो अवाम को RTS बिठा के इनको अवाम पे थोपा गया था। तो अब हम ना RTS बिठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मैंने इलेक्शंस के ऊपर बात करनी है, मैं इसका सवाल आपके पास लेके आती हूँ। पाकिस्तान जो है उनको इस तरह से वापस लाए कि जी देखो हम यहाँ IMF से भी मायदा पूरा करेंगे और आपसे भी। और आज फ्रेंड्स कंट्री नहीं है हमारे ऊपर, फ्रेंड कंट्री ने और फ्रेंड्स एहसान किया और फ्रेंड्स कंट्री सामने आ रहे हैं। तो हम इलेक्शन से नहीं डरने वाले, ठीक है। हम वो लोग हैं जो 16 लोगों के साथ भी ऑपोजिशन कर सकते हैं और हमें ये मालूम है कि हम शैला मुझे ठीक है, जिसने कहा था कि हम जाने वाले थे तो हमने मईशत से बारूदी सुरंगें दिखा दी। चलें, आपका पॉइंट आ गया। मुफ्ती साहब आप जरा एक वजाहत कर दीजिएगा। आपने कहा कि अब चेयरमैन PTI और PTI मैदान में नहीं होगी, आपने यही कहा, मैंने यही सुना? मुझसे कह रही हैं? जी जी मुफ्ती साहब आपसे पूछ रहे हैं। आपने शायद अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि अब चेयरमैन PTI या वो इंतखाबात में नहीं होंगे, आपको ऐसा लग रहा है नहीं होंगे? हाँ, तो आपने दो हुकूमतों के दरमियान तर्ज़ी हुक्मरानी का तकाबुल करना है ना, कि चेयरमैन PTI ने अच्छी हुकूमत की या हमने अच्छी हुकूमत की। ठीक है। अब जब वो साहब मैदान ही में नहीं है तो फिर इन चीजों को लेकर कौन गिनेगा? अब वो मैदान में नहीं है, किस्सा पारीना है। अब इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, ठीक है, मुस्लिम नून और JUI के दरमियान, PDM। बस मैं आपसे ये वजाहत चाह रही थी, मैं जरा राजा साहब से इस पे पॉइंट ले लूं, आपके पास वापस आती हूँ। राजा साहब, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वो किस्सा पारीना हो गए और अपेरेंटली जाहिर है उनके ऊपर जितने केसेस और जितने इल्जाम। जी राजा साहब देखिए, मुफ्ती साहब जो बात कर रहे हैं गालिबन उनका मकसद ये है कि जब हम इलेक्शंस में जाएंगे तो हम, इमरान खान साहब तो 1.5 साल से हुकूमत में नहीं है, अब जो हम इलेक्शंस में बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि नून लीग जिनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, जिनके शहबाज शरीफ साहब कैप्टन थे टीम के, जिनके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, उनकी कारकर्दगी ये थी। पीपल्स पार्टी के पास तो फॉरेन ऑफिस था, तो वो अपनी बात करेगी और आपको नजर आएगा कि अल्टीमेटली ये आपस में एक दूसरे पे तो ज्यादा इस महंगाई के बारे में बातचीत होगी, लेकिन अगर हम इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसको देखें
तो उसमें ऑब्वियसली पीटीआई तो इस वक्त जो उनसे जितने भी पोल्स हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको उन पोल्स के हिसाब से तस्वर किया जा रहा है, और वो इलेक्शंस में होगी। और कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि जनाब हम उनको माइनस कर देंगे या खत्म कर देंगे। ठीक हो नॉन गया। पीपल्स पार्टी ये मैंने चाहती है। जी तो ऐसी सूरत मैंने हाल में साइफर के मामले पे आपकी राय लेनी है तीनों की। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। क्या खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो अब तंग हो गया है? साइफर के मामले पे आजम खान साहब का बयान कितना अहम है, कुछ इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये जो 60 और 90 रोज़ का मामला है, इसमें दरअसल मकसद क्या है? क्यों 90 रोज़ चाहेगी हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद में? कुछ इस पर भी बात करनी चाहिए। शैला साहिबा, पहले आप बताइए क्या मंतक है इसके पीछे कि 90 रोज़ में ज़ाहिर है आप लोग खुद हुकूमत में तो होंगे नहीं, तो क्या ऐसा हो जाएगा 90 रोज़ में और 60 दिनों में नहीं हो पाएगा जो? तो देखिए, ये मर्जी होती है पॉलिटिकल पार्टी की कि वो दोनों ऑप्शन उनके इस्तेमाल कर सके। तो ये आईनी हक है, अगर 90 दिन चाहे या 60 दिन चाहे। वैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब के जाने का इंतजार करेंगे आप लोग, क्या इसमें कुछ सदाकत है? अब ये कि हर एक अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ के और अगर चीफ जस्टिस से हर बार या चीफ जस्टिस से क्या जरूरत पड़ी है कि वो गैर आईनी तरह से करेंगे किसी जाने वाले के ऊपर, और ऐसा तो नहीं है कि वक्त नहीं बदलेगा या वो किसी और की संगतकारी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। असल में जब आप हुकूमत में होते हैं तो हुकूमत में आप मुख्तलिफ लेजिस्लेशन और इसमें आप जो मसाइल होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, तो कुछ लोगों का ख्याल होता है कि अगर कैंपेन करने को ज़्यादा वक्त मिल जाए तो अच्छा है। तो ये एक सोच होती है। इसके अलावा आप कह रही हैं कैंपेन के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए, सही। राजा साहब, आपके ख्याल में क्या मंतक है 90 रोज़ में? देखिए, इसकी मंतक बज़ाहिर तो हट धर्मी है, इसकी मंतक अपनी मर्जी है। इसकी मंतक ये है कि आईने पाकिस्तान ने अगर ये चीज़ दी हुई है कि असेंबली रेजोल्यूशन की सूरत में 90 डेज में इलेक्शंस होंगे, तो वो ये नहीं कि आपका इलेक्शन से 2 रोज पहले आपका मंच आ रहा है और आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि जी मियाँ साहब ने फलानी तारीख को आप चूंकि आना है, उससे पहले वो आ नहीं सकते, तो आप सिर्फ 2 रोज पहले इस असेंबली को डिसॉल्व कर दें। ये कौन सा पार्लिमानी या डेमोक्रेटिक वे है कि जी 2 दिन पहले हम असेंबलियां डिसॉल्व तो करें? वो खान साहब भी तो अपनी मर्जी ऐसे ही चला रहे थे उस वक्त, तो आप ये नहीं कहते थे? आईनी तरीक़ाकार है, ये आईनी तरीक़ाकार है, मंतक की बात नहीं है। आईन में ये दिया हुआ है कि अगर जो ड्यू डेट है जिससे ऑटोमेटिकली स्थिति डिसॉल्व हो जानी है, अगर उससे हो जाए तो 60 डेज, अगर उससे 2 दिन पहले भी कर दे तो 90 डेज। ठीक है। राजा साहब, वो कह रही हैं कि आइन में लिखा हुआ है, जो आइन की डिस्क्रेशन है उसको इस्तेमाल करेगी हुकूमत, और वो ये भी कह रही है सियासी जमातों की मर्जी होती है। देखिए, मर्जी तो बस सिर्फ यही होती है कि अपनी कैंपेन का पीरियड बढ़ाना है। मर्जी तो ये है, अवाम चाहती है कि फौरन से पेशतर एक सेटल्ड गवर्नमेंट आ जाए, एक ऐसी हुकूमत आ जाए कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दे, और ये जो हम इस तजब्जुब में फंसे हुए हैं इससे बाहर निकले। इंटरिम हुकूमतों का जो हमने हाल देखा है केपी और पंजाब में, खुदा ना करे कि वही हाल यहाँ हो, और उसके बाद जो सेंसस की बात हो रही है, दूसरी बातें हो रही हैं, तो आवाम का इससे क्या इंटरेस्ट है कि जी आवाम को आप साइड पे कर दो कि जी मर्जी होती है। अब यही मर्जी अगर पहले इस्तेमाल की गई तो क्रिटिसाइज किया गया, और मर्जी भी किसी रीजनिंग के साथ होती है। व्हाट इज द रीजनिंग? एक बिल्कुल कहीं आइन में नहीं लिखा कि जी मर्जी है तो उनको ख्वाब आ गया रात को कि जी सुबह असेंबली डिसॉल्व करनी है, नहीं। तो सबको मैं आपसे दोबारा वो सवाल नहीं करती हूँ कि जब खान साहब मर्जी कर रहे थे तो फिर आप उस वक्त आपकी राय नहीं थी, लेकिन मैं इस पे बाद में आपसे कमेंट लूंगी। मुफ्ती साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ हैं?
मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आपको हमारी आवाज़ अगर आ रही है तो काइंडली मुझे जवाब दे दीजिए। अच्छा, मुफ्ती साहब से ना हमारा राब्ता स्काइप, जी वो स्काइप और फ़ोन के बीच में हम कंफ्यूज हुए हैं। बहरहाल शैला, आप हैं हमारे साथ? बिल्कुल हूँ। अच्छा, शैला मुझे ये भी बताइए कि जो मुशावरती अमल है अब निगरां सेटअप के ऊपर, वो आपके ख्याल में कब तक मुकम्मल हो के नाम कोई सामने आ जाएंगे? क्योंकि नून की तरफ से तो मुज़ाकराती टीम अनाउंस हो गई है, अब क्या कोई ख़बर है आपके पास? आपकी जमात क्या सोच रही है? कैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं? अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा साहब ने जो बात की उसके बात करिए। देखिए, वजीर आला का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सूबाई असेंबली होती है और वजीर आजम का इलेक्टोरल कॉलेज नेशनल असेंबली होती है। तो ये जो रात को ख्वाब आया और जब वजीर आला ये कह रहा था कि 99% लोग चाहते हैं कि असेंबली ना तोड़ी जाए, तो वो पेश खराबी का फासला की वजह से असेंबली तोड़ दी थी पंजाब की और केपी की। असूलन ये नहीं टूटनी चाहिए थी जब इलेक्टोरल कॉलेज नहीं जाती था। अब ये सारा इलेक्टोरल कॉलेज जो है उससे पूछ कर ये डिसाइड किया जा रहा है कि उनके जो एक और जो डेट है जिससे ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो रही है उससे किया जाए या बाद में किया जाए। ठीक है, ये एक इलेक्टोरल कॉलेज से पूछ किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मशावरत जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके बाद हो जाएगी। और क्योंकि पार्टी की तरफ से मैंने भी कोई कमेटी नहीं देखी है और जिस लेवल पे ये फैसला होगा वो मुझे नहीं मालूम कि कब अनाउंस करेंगे, लेकिन अनाउंस होगी इंशाल्लाह बेहतर है। ठीक है मुफ्ती साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपसे हम राब्ता कर रहे थे, सवाल मैं आपसे कर रही थी। 90 रोज़ और 60 रोज़ के पीछे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने का इंतज़ार कर रही है और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब आएंगे। इस वजह से ये जो आइंदा इंतखाबात का प्रोसेस है इसमें 90 रोज़ या 90 रोज़ से ज़ायद का अरसा दरकार है। आप इस राय से इत्तफाक करते हैं या ये सिर्फ लोगों की अफवाहों का जो सिलसिला उसका हिस्सा है? नहीं, मेरा ये ख्याल है ना कि ये जो इंतखाबात के दिन होते हैं इसमें आवाम की तरबियत का एक मौका मिलता है। लोगों की तरबियत होती है, ताले आजमाओं से नफरत और जमहूरियत से मोहब्बत, ये सबक उनको दिया जाता है और अपने लिए बेहतर इंतखाबात और मुल्क के लिए बेहतर इंतखाबात ये बताया जाता है। तो एक मौका होता है तो ज़ाहिर है इसके लिए 60 दिन का पीरियड कम होता है और 90 दिन का ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये कि हमें जो हुकूमत मिली है ना वो तो ऐसी हुकूमत थी कि मुश्किल के अंदर हमने हुकूमत को उठाया है। तो अब हमें तो अपनी हुकूमत का दिफा भी करना है, लोगों का माइंडसेट भी ठीक करना है और अपने बारे में राय आम को हमवार करना है। और मर्दमशुमारी पे क्या राय है JUI की? क्योंकि MQM कह रही है कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए इंतखाबात। नहीं, हमारी पार्टी की राय तो ये है कि इस वक्त 2017 की मर्दमशुमारी और सेंसस को कबूल करना होगा। ये दुरुस्त है कि मर्दमशुमारी में कमजोरियां हैं, लेकिन ये कि मर्दम इसी 2017 के सेंसस पर अगर आप इंतखाबात करते हैं तो इसमें कम कमजोरियां हैं बजाय से कि आप इंतखाबात को मौखर कर लेते हैं। सही। और जब भी दो मुसीबतें आ जाती हैं तो अहवनुल बलियतैन, ये एक शरीयत का हुक्म है, इज़्ज़तुलियतैन फलियख्तर अहवनहुमा, कि आपके पास दो बुराइयां आ गई, दो बीमारियां मुसीबतें आ गई तो जो कम मुसीबत है उसको इख्तियार किया जाए। 2017 के सेंसस पर इंतखाबात कराना ये कौम के लिए और मुल्क के लिए बेहतर है बनिस्बत इसके कि बहाना बनाकर या ये कि नए मर्दमशुमारी का इंतजार किया जाए और उस पर इंतखाबात कराया जाए, वो कौम के लिए ठीक नहीं हो। बिल्कुल ठीक हो गया जी। एक और ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। राजा साहब, बगैर किसी तमहीद के अब जो मामला है साइफर का, हुकूमत बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्सनट्रेट कर रही है और खान साहब के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है वो काफ़ी
तवील है। किस तरह से देखते हैं आप आज़म खान साहब के बयान को? देखिए, साइफर के मामले को मैं समझता हूँ कि बहुत एहतियात से, बहुत सोच के, बहुत समझ के लेना होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसका पूरा का पूरा जो ताल्लुक है या जो इसके रिपरकशंस हैं वो हमारी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, मौजूदा जो इस खत्ते के में ताल्लुकात हैं या जो चाइना के साथ है, जो आपका टर्की, ईरान और उसके अलावा यूएस के साथ जो आपके रिलेशनशिप हैं, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ अगर इस्तेमाल करते हैं कि जी आजम खान साहब की स्टेटमेंट, अगर आजम खान साहब की स्टेटमेंट आएगी तो अभी तक तो वो सिर्फ एक महज स्टेटमेंट है। जब ये अदालत में केस जाएगा तो अदालत में फिर वकला आ जाएंगे, वकला पर वहां पे ये पूरे का पूरा जो हुआ है एक शुरू सिस्टम, ये साइफर कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्या चीजें थी, ये तमाम ओपन होंगी। और ये तमाम ओपन होने के लिए इसमें उस वक्त के जो पीटीआई का स्टांस है कि जी वो बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं, उधर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इसको अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यूज किया, क्या इससे चीजें हुई, क्या साइफर वाकई ही किसी ने देखा है, क्या साइफर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कहीं अभी तक बाहर आया? सही, आप कह रहे हैं कि एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की, और ये लंबा प्रोसेस है। मुफ्ती साहब आप किस तरह से देखते हैं कि खास साहब पे इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने कौमी मफादात को और जो हमारे रियासती ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंचाया, आपने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपने सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए? देखिए, एक वाक़या तो हुआ है ना, उससे पहले हमारे मुल्क का माहौल और था, बाद में माहौल तब्दील हो गया और ये बताया गया कि ये साइफर है जो ये बता रहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि फलां हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। तो ये तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा झूठ था जो झूठ बोला गया। और किस लिए बोला गया? ताकि राय अम्मा मेरे हक में आ जाए और मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। बेशक इदारों का नाश हो या मुल्क की रियासत का नाश हो या रियासती इदारों का नाश हो, तो जब तक ये बात आजम खान का बात नहीं आई थी तो हम लोग जो पीटीआई में नहीं थे तो हम भी समझने लगे थे कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब पता चला कि वो सब झूठ था और फ्रॉड था। तो एक बात तो हुई है, एक आदमी ने 47-75 सालों में एक कदम उठाया है कि अपने इक़्तिदार के लिए उसने मुल्क के इदारों को और मुल्क को बदनाम किया है। और उसका असर सिर्फ एक सूबे या मुल्क पे पड़ा बल्कि तमाम खारजा पॉलिसी पे पड़ा। और जिन जिन लोगों से हमारे हसास नौजीन के ताल्लुकात हैं उस पर जद पड़ी। अब चाइना के बारे में भी एक बात की, वहाँ भी एक मुतासर हुए ताल्लुकात, अमेरिका के साथ भी। जब इस तरह आप हरकत करेंगे और सही तौर पर अपनी सियासत और वजारती उज़्मा के लिए, तो फिर तो बड़ा संगीन बन जाता है। लेकिन ये संगीन तो है, लेकिन इसका शैला साहिबा अब मंतकी अंजाम क्या होना चाहिए? क्योंकि चार्जशीट आप लोग हर रोज़ बढ़ा रहे हैं खास साहब के खिलाफ, कार्रवाई उस तरह से कहीं आप चलती हुई दिखाई नहीं देती। आज एक और देखिए 9 मई के वाक़यात की तहकीक के लिए एक और जीआईटी आप लोगों ने बना दी, जीआईटीज़ पे जीआईटीज़ बन रही हैं। देखिए, इंसाफ होना चाहिए ना, खान साहब की तरह तो नहीं सोचा जा सकता कि जरदारी साहब का मुकदमा कराची में, सिंध में चलना भी नहीं चाहिए। और जिस तरह से स्पीकर साहब मेरे सिंध असेंबली के आगा सिराज दुरानी के साथ हुआ कि उन्हें दूसरे दिन वापस आना था कराची, लेकिन उनको जिस तरह से लाया गया, उनके घर में घुस के मेल उनके सर्वेंट्स को निकाल के 7 घंटे तक बेहूदगी की गई। आज तक वो जेल में हैं। खुर्शीद शाह को किस तरह से किया गया, शर्जील हैं, फिर इस तरह नून लीग के काफ़ी लोग हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से एक इंतकामी कार्रवाई नज़र आए? अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक उन्होंने एक रात भी जेल में नहीं गुजारी, कोई इस तरह से मामला उनके साथ नहीं हुआ। बात बिल्कुल ठीक है ख्वाजा साहब की कि एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ एहतियात जो है वो मैं तो नहीं कह रही, वो आज़म ख़ान जो कि ये कह रहे थे कि मिनट्स उनके इख्तियार में और इस पर खेला जाए, वो कह रहे हैं कि वो जो पीटीआई के चेयरमैन के पास साइफर की कॉपी थी वो खो गई है, वो मिल नहीं रही। तो एहतियात तो वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप के मुल्क की जो सियासत है उसमें
जिस तरह से हुकूमतें जमहूरी हुकूमतें आती और आई गई और गिराई गई और फिर आरटीएस बिठा के जिस तरह से थोपा गया, तो इसके लिए तो लोगों ने कहा कि ये डीप स्टेट है। लेकिन खान साहब आज भी ये कहते हैं कि आप है- लोग ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनको इलेक्शन की रेस से बाहर रखने के लिए कर रहे हैं। देखिए अभी तक ना उनकी पार्टी जो है वो ख़त्म हुई है, ना वो खुद डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लेकिन उनके एमएनए एमपीएस ने ना सिर्फ उन्हें छोड़ा बल्कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने भी उन्हें छोड़ दिया। सिंध असेंबली में उनके 2 मेंबर्स आए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पूरा बजट इस तरह से गुजरवा दिया। तो जो अपनी पार्टी में खुद इंटरेस्टेड ना हो, अपने लोगों को ये ना कह सके कि जिसकी जहाँ पे ड्यूटी है तुम असेंबली में जाओ, उसको आप क्या बात करेंगी? मुफ्ती साहब आप भी चाहते हैं, अभी आपकी भी तक ख्वाहिश है? आपने कहा कि ये अभी इससे पहले वाली गुफ्तगू में ये बातें हो रही थी कि वो भी इलेक्शन में होंगे। इलेक्शन तो जब होगा अभी कुछ दिनों महीने बाद, 1-2 महीने बाद ठीक है। जब होगा ना, अभी तो इलेक्शन नहीं है। उनका किरदार था कि वो आते, वो नहीं आए। और अवाम वही है ना जिसने 9 मई को कंडेम किया है और फौज की हिमायत में जुलूस निकाले, वही बिल्कुल अवाम ठीक है, वोट बिल्कुल ठीक है। डालेगी ना। लास्ट कमेंट मुफ्ती साहब, ब्रीफ सा, आपकी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो? वो सब पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जाहिर है आपकी उनके साथ बहुत ज़्यादा सियासी मुखालफत है आपकी जमात की। देखो, अगर पाकिस्तान में मोदी को सियासत करने की इजाजत है तो इमरान खान को भी होनी चाहिए। इन दोनों में क्या फर्क है? पाकिस्तान का दुश्मन है, ये भी पाकिस्तान का दुश्मन है। ये हसास नोयत की बात है मोहतरमा। यहाँ हमारे यहाँ एटम बम है और एटमी असासे किसी को नहीं मालूम। ठीक है वो खुद राजा साहब, वन लाइनर लास्ट, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। राजा साहब सवाल पूछे, मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या पीटीआई को माइनस करने के लिए सारा कुछ हो रहा है? खान साहब का ये दावा है। देखिए, माइनस करने के लिए अभी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि ये तसलसल क्या चल रहा था। बात में मुझे किसी दोनों जो गेस्ट हैं उनकी बात एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दिया। चले, बाहर अगर पीटीआई को बाहर रखने की कोशिश हो रही है तो ये कोशिश कोई ऐसी कोशिश नहीं कि जिसको जमहूरी कहा जाए या जिसके बाद आप दुनिया में ये कह सकेंगे कि जी पाकिस्तान में कोई ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि जी जो ठीक फेयर है। एंड बहुत शुक्रिया राजा साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, शैला रज़ा साहिबा। इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी है उसको अगर आपने इंश्योर करना और दुनिया को ये दिखाना है कि पाकिस्तान में क्रेडिबल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, तो फिर आपको जो तमाम जमातें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी। और हाँ साहब के ख़िलाफ़ अगर अदालतें फ़ैसला करती हैं और डिस्क्वालीफाई होते हैं वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अपनी रॉन्ग डूइंग्स की वजह से, तो उसको वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम नहीं दे सकते। आज के लिए इतना ही जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।